हेलो नमस्कार सभी को। देखिए इसका पार्ट वन अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एनिमल अटेंडेंट सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर आपको जो भी नए टॉपिक हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगी। और अदर भी एग्जाम की आपको अपडेट मिलेगी, जो भी एग्जाम है राजस्थान की CET अदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब लोग क्लिक करेंगे तो चैनल व्यू देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा राजस्थान टीचिंग एग्जाम के नाम से है, जिसमें आपको इसका लिंक होगा RATEEXA1। तो इसके लगभग आप 100 सब्सक्राइबर हैं। तो आप जितना इसमें यदि आप अपडेट यदि पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की, तो आपको यहाँ पर जो भी NCERT बेस है या फिर जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटेंट। तो जैसा कि अपन ने इसमें बात की थी, आप पार्ट वन देख सकते हैं इसका। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी इसमें, ठीक है ना, कि पूर्वी गढ़वाल क्या है, कहाँ पर इसका क्षेत्र है और चरवाहे क्या होते हैं। तो जैसा कि चरवाहे जैसे अपन ने उसमें बात की थी तीन चार यानी प्रकार की तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर। ये तो कौन सा विशेष जो समुदाय है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा यानी कौन से क्षेत्र से जब चरवाहे जब चलते हैं तो एक तरह से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं वो छोड़कर। तो दूसरा ये पूछा जा सकता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है यानी कि जो जैसे आधुनिक विश्व दे रखा है इसमें, तो आधुनिक विश्व का अर्थ है कि जैसे उपनिवेशवाद या कह सकते हैं जब से अंग्रेजी शासन जब आया है भारत में या फिर किसी अदर कंट्री में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है चरवाहे पर, कि चरवाहे जैसे धीरे धीरे आज देखते हैं कि लुप्त हो गए हैं या फिर उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है। तो यही डिटेल है इस चैप्टर में और यहाँ पर बिल्कुल आपको डिटेल से यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर माध्यम मिल जाएगी। आप फिर भी यदि रीड करना चाहते हैं या फिर ध्यानपूर्वक सुन सके एक बार इसको चैप्टर को, तो आपको बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा, तो आप इसमें आसानी रहेगी। फिर और भी कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना शायद इसी से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल से इसमें दे रखा है। तो जैसे पूर्वी गढ़वाल क्षेत्र की अपन ने बात कर ली थी, ये बुगवाल क्षेत्र है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा जैसे अपन ने चरवाहे हैं, चरवाहे की बात की थी कि कौन से चरवाहे कहाँ से आते हैं और कौन से चरवाहे कहाँ से नहीं आते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी भारत या कह सकते हैं पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, जो भी विशेष समुदाय यहाँ पर पाए जाते हैं आप उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। और उनको क्या क्या यानी याद कह सकते हैं कि क्या क्या। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजीविका के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने भेड़ पशु या मवेशी के लिए, या फिर ये जैसे और भी काम करते हैं जैसे चद्दर बनाना, ऊन निकालना। तो उन से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कह सकते हैं एक तरह से व्यापार, एक व्यापारिक जो बोलते हैं उसका भी ये काम करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें कौन सा समुदाय पाया जाता है, गुज्जर बकरवाल समुदाय पाया जाता है। ध्यान से सुनना, जो जम्मू कश्मीर है उसमें पाया जाता है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग, जो भेड़ बकरियों और बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए, यानी 19वीं सदी के लगभग आए और ये यहीं पर ही बस गए। इसके बाद भी जैसे मौसम के अनुसार चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं। तो जैसे कि जो जम्मू कश्मीर है तो सर्दियों के दिनों में इसमें पहाड़ियों पर बर्फ ढक जाती है, तो वहाँ पर जो चारागाहों की क्या आ जाती है कमी। तो जैसे ही कमी आती है तो शिवालिक की जो सर्दियों में क्या करेंगे, जो शिवालिक की निचली पहाड़ी है, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में कहाँ से आएंगे, जो शिवालिक है उसकी पहाड़ी है उसके नीचे आएंगे। सर्दी जैसे ही ऊपर बर्फ बर्फ की जो पहाड़ियाँ हैं वो ढक जाती हैं बर्फ से, वनस्पति जो भी है, तो मवेशी जो हैं भेड़ बकरी
उनके लिए क्या होते हैं, चारागाह की कमी हो जाती है। और इसी के साथ ही वो क्या करेंगे, वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। तो इसके साथ वो प्रस्थान जब करते हैं तो वो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। तो और नीचे की तरफ जो सूखी झाड़ी होती है उनको ये खाकर फिर सर्दियों में क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। इसी तरह वो जैसे सर्दियाँ खत्म होती हैं तो वो अप्रैल तक वे फिर उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे सर्दियाँ यानी अप्रैल तक खत्म होती हैं, वो गर्मियों के चारागाहों के लिए नहीं जाते हैं, गर्मी जैसे ही शुरू होती है। तो इस इनमें क्या होता है कि कई जो परिवार होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, काफिला, क्या बनाते हैं, काफिला बनाते हैं। तो उस काफिले यानी एक समुदाय हो जाता है उनका, और वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीरी घाटी में पहुंच जाते हैं। ये ध्यान रखना, पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, जमी हुई बर्फ, जैसे गर्मी शुरू होगी तो बर्फ की चादर पिघलने लगती है और हट जाती है, और वहाँ पर क्या छा जाती है, हरियाली, हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता है, उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती है। और सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाता है। ये जो बकरवाल समुदाय है जम्मू कश्मीर का, ये फिर जैसे सितंबर में, जैसे आपको ध्यान रखना है, सितंबर स्टार्टिंग में ये वहाँ से बोरिया बिस्तर अपना समेट देता है और शिवालिक की पहाड़ियों में नीचे आ जाता है। और अप्रैल अप्रैल आते आते ये फिर वापस अपने क्षेत्र में चला जाता है। तो ये आपको यही ध्यान रखना है कि कब आता है, कहाँ जाता है, और कौन सा समुदाय है किसी विशेष क्षेत्र में। जब पहाड़ आपको साथ में यदि पेन या आपके पास में कोई रजिस्टर है तो आप उसमें नोट भी कर दिए तो आपको आसानी होगी, इसमें आगे आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 से 2 बार रीडिंग करेंगे तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ज़रूरी था कि कहाँ से कहाँ तक आते हैं, कब जाते हैं और कौन से क्षेत्र में जाते हैं। पास ही के पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता है, यानी हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को क्या कहते हैं, गद्दी समुदाय। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन सा समुदाय पाया जाता है, गद्दी समुदाय पाया जाता है, ध्यान रखना। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए यानी सर्दी बिताते हैं। ठीक है, निचली पहाड़ियों में ले आते हैं शिवालिक की सर्दियों में, और वहाँ पर ही अपने मवेशी जो होते हैं उनको चराते हैं। और अप्रैल आते आते फिर वो उत्तर की तरफ चले जाते हैं, जैसे ही सर्दी खत्म होती है धीरे धीरे वो फिर वापस चले जाते हैं। गर्मियों में यानी कि ये क्या करते हैं, गर्मियों में जैसे ही स्टार्ट होती है तो ये लाहौल स्पीति की तरफ यानी कि उत्तर की ओर चले जाते हैं। निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों को चराते हैं। अप्रैल आते आते उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और गर्मियों लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। यानी कि गर्मी जो बिताते हैं जो हिमाचल प्रदेश के जो यानी कि जो हैं यहाँ पर गद्दी समुदाय, ये अपनी गर्मियाँ कहाँ पर बिताते हैं, लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। जब जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक तो आपको लाहौल स्पीति तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, गद्दी समुदाय, ठीक है ना। और वो पर जो बात हुई है कौन सा, पीर पंजाल की जब बात आई है ऊपर, पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर घाटी में पहुंच जाते हैं। ये बकरवाल जो समुदाय है उसके संबंध में बात हुई थी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ये दे रखा है 1850 के दशक में जी.सी. बर्न्स ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन किया है। ध्यान रखना 1850 में जो जी.सी. बर्न्स आया था उसने कौन से कांगड़ा के गुजरों का वर्णन किया है, ये पूछ सकता है आपसे। ज़्यादा नहीं पूछेगा तो यानी कि पीसी बंस ने किसका वर्णन किया है, कांगड़ा के गुजरों का। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उन्होंने गुजर जो शुद्ध चरवाह कबीले के लोग हैं
वे लगभग न के बराबर खेती करते हैं और गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं। तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचते हैं। बेचकर अपने पेट पालने घर में मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते हैं। इस बीच वे जंगल में अब रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटका कर रोज बाजार चली जाती है। तो ये उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है इस समुदाय के विषय में। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि वो गर्मियों की जो फसल है उनको काटते हैं और सर्दियों की फसल की बुआई करते हैं। लाहौल स्पीति में कुछ समय गुजारते हैं और ऊन उतारने के लिए हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास आपको ये उहुल घाटी का दृश्य है। यानी ऊन, जो भेड़ की जो ऊन होती है उसको उतारने के लिए यहाँ पर जो है कि कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का पालमपुर के पास उहुल घाटी। तो आप इसे पूछ सकता है उहुल घाटी कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर। फिर वो शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है और अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर दोबारा गर्मियों की चारागाह में रवाना हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, भाबर गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। यानी अब पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास मैदानों में जाते हैं। यानी सूखे जो घास के मैदान उसको भाबर कहेंगे और जो गर्मियों में यानी ऊपरी घास के मैदान उनको बुग्याल कहेंगे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। तो ये सर्दी गर्मी के हिसाब से जैसे हर साल इनका बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है भोटिया, भोटिया शेरपा किन्नौरी समुदाय, ये भी क्या है, चरवाहे ही है। यहाँ पर ध्यान रखना, भोटिया शेरपा किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती थी तो वो किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बच जाते हैं। तो देखिए गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गद्दी समुदाय है वो यहाँ पर भेड़ों की ऊन उतार रहा है। इनको नहला धुला कर साफ कर दिया जाता है फिर इनकी ऊन उतारी जाती है। अब देखिए पर अपने बात कर ली जो बर्फीली जो स्थान थे वहाँ पर जो समुदाय उसकी। अब इसमें बात करें यहाँ पर पठार मैदान और जो रेगिस्तान है इनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र का विशेष समुदाय कह सकते हैं एक तरह से धंगर समुदाय। तो धंगर समुदाय जो है चरवाही ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है ना। चरवाहा समुदाय महाराष्ट्र का और 20वीं सदी की शुरुआत की आबादी लगभग इनकी कितनी थी, 4,67,000 थी। यानी काफ़ी बड़ा समुदाय था। लेकिन जैसे ही उपनिवेश के बाद में जैसे जैसे आज की परिस्थिति में इनकी संख्याएं कम होती गई है। इनमें अधिकतर क्या थे, गडरिये और चरवाहे थे
और ये जब बरसात कुछ भैंस भी पालते थे ये दंगड़ गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे, यानी यहाँ पर रहते थे महाराष्ट्र के मध्य पठारों में। कैसा इलाका है? अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली क्या थी? झाड़ियाँ थी, यानी ये बंजर इलाका था और यहाँ पर क्या थी? मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी, तो बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं होता था। और मानसून में पट्टी दंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाता था मानसून के समय में। अक्टूबर के आसपास दंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकण के इलाके में पहुंचते थे। कहाँ पर पहुंचते थे? कोकण के इलाके में। धंगर समुदाय जो महाराष्ट्र का था और ये कहाँ पर पहुंचता? ये भैंस और भी पालता था, कंबल चादर आदि भी बनाता था। और बरसात में मध्य महाराष्ट्र में जैसे तो सर्दियों में पश्चिम की ओर और एक महीना लगभग एक कोकण में डेरा डालता था। और ये बाजरे की कटाई करके और फिर यानी रबी की फसल यहाँ पर होती नहीं थी, उसकी कटाई के बाद ये दूसरे पश्चिम की ओर जाता था। और ये धनगर के जो मवेशी थे ये क्या करते थे? जो खरीफ की जो फसल की कटाई होती थी तो वो जो फसल के जो ठूंठ जैसे अपनी तरफ के जैसे बच जाते तो उन्हीं को चराते थे अपने जो भी मवेशी हैं। और कोंकणी जो किसान थे वो क्या देते थे? धनगरों को चावल भी देते थे। जैसे आज भी कोई जैसे समुदाय पश्चिमी राजस्थान से आता है, जैसे पूर्वी राजस्थान या हरियाणा की तरफ, तो जैसे अपने मवेशी को किसी खेत में या कहीं पर बैठाते हैं तो खेत का मालिक आज भी यानी उनको खाना या जो भी उनका है वो पशु चारा या फिर अनाज वो देते हैं बदले में। तो उससे क्या होती है? ज़मीन में खाद आता है, वो बैठते हैं तो और उनको भी कुछ यानी अपनी आजीविका के लिए गुजारा हो जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें दंगन को, बारिश जैसे शुरू होगी तो दंगर जो समुदाय कोकण तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठार की तरफ लौट जाते हैं। ये ध्यान रखना, भेड़ होती हैं वो गीले मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी प्रकार जो समुदाय है एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी यानी सूखे मध्य पठार हैं घास के, और वहाँ पर भी क्या होता है? एक समुदाय है, उसको क्या बोलते हैं? गोल्ला समुदाय। गोल्ला समुदाय। पश्चिमी राजस्थान में यानी ऊँट को जो चराते हैं उस समुदाय को क्या कहते हैं? राई का समुदाय। और ऊँट क्या कटीली झाड़ियों के सिर्फ ऊँट जिंदा रहते हैं, कटीली झाड़ियों से, और राई का समुदाय इनको चराते हैं ऊँट को। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी पठार है और पत्थरों से अटे पड़े हैं और भेड़ बकरी गडरिया ही बसेरा रहता है यहाँ पर। तो ये भी एक समुदाय है विशेष। कौन सा समुदाय है? यहाँ पर गोल्ला समुदाय। और ये गाय भैंस पालते हैं, गोल्ला समुदाय। दूसरा जो समुदाय है कुरुमा और कुरुबा समुदाय, भेड़ बकरी पालते हैं। कुरुमा और कुरुबा समुदाय ये भेड़ बकरी पालते हैं और कंबल बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कंबल बेचते थे। और ये लोग जंगलों में छोटे खेतों के आसपास रहते थे और बरसात और सूखे मौसम से अपनी जगह बदलते थे। सूखे मौसम में ये क्या करते थे? तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर चले जाते हैं, यानी कि तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं सूखे महीनों में, जो भी बरसात के दिन नहीं होते हैं तो तटीय क्षेत्र, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, जो दक्षिण कह सकते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनकी तटीय क्षेत्र में जाते हैं सूखे मौसम में, और मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह की गीली दलदली हालात पैदा हो जाते हैं तो ये सिर्फ भैंसों को ही
ह्रास रहता है। यानी जैसे ऊपर बात की अपन ने, भेड़ को बर्दाश्त नहीं होता है बारिश का मौसम, लेकिन भैंस को अच्छा लगता है। चरवाहों में ही एक जाना पहचाना नाम यानी कि क्या होता है, बंजारा। तो बंजारे जो पाए जाते हैं यहाँ पर, जो क्षेत्र दे रखा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। इसका क्षेत्र ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी बंजारे यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में इसी प्रकार जो राई का जाति है, तो राई का जाति भी क्या होते हैं, जैसे ही अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये निकलते हैं अपने स्थान से और अगली बरसात तक ये चलते रहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में पाया जाता है ये समुदाय अधिकतर, और ऊंट, भेड़, बकरी ये रखते हैं। बंजारा जो समुदाय है, तो ये विशेष जो यात्री थे उन्होंने भी यहाँ पर कुछ वर्णन कर रखा है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें, अगला जो समुदाय है यहाँ पर, जैसे ये देखिए मेले भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। बालोतरा में स्थित ये ऊंट मेला है, ध्यान रखना कहाँ पर है, बालोतरा में। और ये प्रशिक्षण जो होता है राई का जाति के पास ही होते हैं, ऊँटों को जो प्रशिक्षण देते हैं, महारत। तो ये देखिए जिस क्षेत्र से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो इनको काफ़ी परेशानियां भी यानी उठानी पड़ती है। जो रास्ते में चरवाई के लिए यानी अच्छे संबंध जो किसान होते हैं या फिर जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे अच्छे संबंध भी इनको बनाने रखने होते हैं, तभी ये अपने मवेशियों को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान लंबे समय तक रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर पुष्कर का ऊँट मेला भी आपके सामने दिखाया गया है। फिर इसके बारे में बात करें, 1850 में जीसी बर्न्स ने कांगड़ा के गुजरों का वर्णन किया, ये अपन ने ऊपर बात कर ली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बात करें, मारू मारू जो होते हैं रायकाओं की क्या कहते हैं वंशावली। मारू जो होते हैं क्या बनाते हैं, बताते हैं रायका की वंशावली बताते हैं। ये क्या, मालधारी चरवाही। तो मालधारी चरवाही की बात करें अपन, चारागांव की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे उनके गांव कच्छ के रण में यानी स्थित है। यानी कि इससे आपसे पूछे कि कौन सा क्षेत्र संबंधित है, तो कच्छ का रण यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है ना, मालधारी चरवाहों के लिए। अब इसके बाद हम देखिए जो समुदाय है अगला, वो है यानी कि औपनिवेशिक शासन के कारण चरवाहों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ है, ये देखना है। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान इन चरवाहों की जिंदगी काफ़ी कष्ट आए, यानी कि उन्होंने उनको अपने व्यापार या जो
जो भी काम करते थे, जैसे चद्दर बनाना उनके द्वारा, या फिर जो भी जमीन की जो चारागाह के लिए वो काम में लेते थे, उन पर काफ़ी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इनकी अंग्रेज जब आए तो इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि वो इनको अपराधी की श्रेणी में यानी अपराधी मानते थे चरवाहों को। उन्होंने कई ऐसे आदेश भी पारित किए, यानी संरक्षित घोषित कर दिया कई जंगलों को। अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया उन्होंने 1871 में। कब पारित किया? 1871 में अपराधी अधिनियम पारित किया, यानी बिना परमिट के वो कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते थे। उनका यानी क्षेत्र क्या हो गया था? सीमित हो गया था। इसलिए उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए वो अपनी आजीविका में अपने पशुओं का यानी काफ़ी नुकसान हो रहा था, जो भी मवेशी थे उनका। तो 1900 यानी कि इनको क्या कर दिया था? अपराधी घोषित कर दिया था। और 1850 से यानी 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को बहुत सारे अपराधी घोषित किया गया। इसके बाद में 1850 से 80 के दशक के बीच टैक्स वसूली काम, यानी कि जितने मवेशी होते थे उसके अनुसार ही, संख्या के अनुसार ही वो उनको टैक्स यानी देना पड़ता था चरवाहे यानी चारागाह के लिए। 1850 से 80 के बीच में। और वो एक पास जारी करते थे, उसी के अनुसार ही वो उतने ही एक चरवाहा को एक पास जारी कर दिया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चारागाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। तब इसलिए चरवाहों की जो एक तरह से कह सकते हैं जिंदगी क्या हो गई थी? दुर्लभ। अब घुमंतू जो चरवाहे थे अपने में कुछ दिन तक ही इलाके में चराते थे, उसके बाद किसी और इलाके में ले जाते थे। तो देखिए आपके सामने ये समुदाय है, यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं विशेष क्षेत्र में कौन कौन सा समुदाय है। यहाँ पर मलदारी देखिए, यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में आपको दिखेगा। और एक मोनप्पा जो समुदाय है ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में। मोनप्पा जो समुदाय है कहाँ का है? अब इसके बाद में जैसे इस स्वतंत्रता के बाद में और भी परेशानी होगी। जो चरवाहे थे जो सिंध की तरफ जाते थे वो वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा जो उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया और हरियाणा के खेतों में जाने लगे। यानी कि एक तरह से उधर पाकिस्तान की तरफ न जाकर जैसे हरियाणा उत्तर प्रदेश की तरफ मवेशी को चरा सकते थे। इस तरह से इनका यानी औपनिवेशिक शासन काल में इनका जीवन यानी थोड़ा बदहाल हुआ। और इसी के साथ ही चरवाहा इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं सभी जगह थोपे गए।